ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनाइज क्राइम जो है उसको शुरू किया था। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम से पहले हमने ऑर्गेनाइज क्राइम का जो डायनामिक है उसको भी, डायनामिक्स को भी समझा। टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम का लिंकेजेस जो है वो मैंने बहुत डिटेल में, जो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव है उसको भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। मैं एक बार जस्ट आपको एक रिकैप दे रहा हूँ, एक स्मॉल सा रिकैप कि अभी तक हमने क्या किया है। सबसे पहले ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, इसकी डेफिनेशन को हमने देख लिया है अच्छे से। एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप, 3 और मोर पर्सन होने चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम, कोवर्ट होना चाहिए, एम है सीरियस क्राइम्स करने हैं, ठीक है, ऑब्टेन क्या करना है, फाइनेंशियल और मटेरियल बेनिफिट। फिर हमने इसके ट्रेडिशनल फॉर्म्स को देखा, जिसमें हमने लगभग केस स्टडीज देखी कि ऑलरेडी हमारे आसपास ही ऑर्गेनाइज क्राइम के बीच में हम जी रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं, बट हमने कभी इसको ये नहीं समझा कि ये हमारे लिए एक एज एग्जाम पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट यूपीएससी कुछ भी नहीं छोड़ेगा आपके लिए, याद रखना। सारे सिलेबस की, यूपीएससी की तैयारी की सबसे बेस्ट चीज है कि आपको जनरल अवेयरनेस आपकी हर पर्सपेक्टिव पे जो है वो बहुत अच्छी बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ट्रेडिशनल फॉर्म्स, इलिसिट लिकर ट्रेड, गैम्बलिंग, रॉबरी, ब्लैकमेलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, पोर्नोग्राफी, सब पे बात की। मॉडर्न फॉर्म्स भी हमने बात की, जिसमें हमने ट्रांसनेशनल क्राइम, ये कीवर्ड्स आने चाहिए आंसर में, ट्रांसनेशनल, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, फेक इंडियन करेंसी नोट, साइबर क्राइम, हवाला, ठीक है, ड्रग स्मगलिंग, ये सब हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम में यूएन की कन्वेंशन डेफिनेशन, ये जस्ट हमें वर्ड यूज करना है। उसके बाद ट्रेडिशनल फॉर्म में क्या होता है, लोकल एंड कम्युनिटी के ऊपर अपने पावर को कंट्रोल, पावर का यूज करना। मॉडर्न में अब ग्लोबल मार्केट हुए हैं तो नेटवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, थोड़ा कॉर्पोरेटाइज हो गया ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, फिर हमने ड्रग्स एंड आर्म ट्रैफिकिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इन सबको देखा, साइबर क्राइम। इसमें 2 इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइज क्राइम थे, साइबर क्राइम एंड मनी लॉन्ड्रिंग, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो मेन मुद्दा है वो है मनी लॉन्ड्रिंग। आज हम पूरी क्लास जो है मनी लॉन्ड्रिंग पे चलेगी। कल फिर हम साइबर क्राइम और उसको एज ऑर्गेनाइज क्राइम डिस्कस करेंगे। फाइन विद दिस, यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, लिंकेजेस को हमने देख लिया। लिंकेजेस में मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट की अलग से बताई बात कि नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे होता है, वहां पे टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम का लिंक कैसे है। तो बेसिक अगर एक वर्ड में देखो तो एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन होता है। एक एक्सटॉर्शन एज ए ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में प्रेवलेंट है। वेयरएज जम्मू कश्मीर में आपको जो है मनी लॉन्ड्रिंग भी दिखेगी, फेक करेंसी भी दिखेगा, एक्सटर्नल फंडिंग भी दिखेगी, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक मिक्स मसाला जो है ऑर्गेनाइज क्राइम का दिखेगा। बट बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा है आपका एक्सटॉर्शन। ठीक है, उसके अलावा जो स्मगलिंग है वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने 2 मेजर जो है वो हब देखे थे नार्कोटिक्स के, ड्रग स्मगलिंग के 2 एरिया। अगर कोई नाम बता दे मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, उनको हमने किस नाम से पढ़ा था? नार्कोटिक्स, ड्रग्स स्मगलिंग, गोल्डन ट्राइंगल, यस, एंड गोल्डन क्रेसेंट। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। क्रेसेंट में आपके ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गोल्डन ट्राइंगल में आपका लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ये वाला एरिया। ठीक है, ये दिमाग में याद रखना है, इसको समझना है। फाइन विद दिस, फिर हमने बॉम्बे ब्लास्ट को देखा, जो कि क्लासिकल एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म। पहले जिसकी शुरुआत किससे हुई थी, जो हमें बात याद रखनी है वो यही है। प्लीज हमेशा जो मैं इंपॉर्टेंट बात बोलूं बस हमें वही याद रखना है मेन। इस केस स्टडी से हमने क्या सीखा? इस केस स्टडी से हमने सीखा कि कम्युनल रायट कैसे एक ऑर्गेनाइज क्राइम में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एक चीज तो हमने ये सीखी। दूसरा, बॉम्बे ब्लास्ट एक क्लासिक एग्जांपल है ऑफ द लिंकेजेस बिटवीन और द नेक्सस बिटवीन द टेररिज्म एंड द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। फाइन विद दिस, ठीक है, फिर टेररिज्म एंड फाइनेंशियल नेटवर्क्स देखे, मनी लॉन्ड्रिंग आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग, क्लीन मनी सोर्सेज, ठीक है, इवॉल्विंग टैक्टिक्स कौन से हैं उनको हमने बात की। अब आज हम डिस्कस करते हैं बड़े ही शॉर्ट में, स्वीट तरीके से हम एक टॉपिक को तैयार करेंगे। पहले कॉम्बेटिंग द नेक्सस, ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सुनो ध्यान से। ठीक है, बाकी आपको जो ऑर्गेनाइज क्राइम में जो डिटेल में हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम साइबर सिक्योरिटी और एक हम पढ़ेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। सो उनके जो सॉल्यूशन है ना वो अपने आंसर्स में उनको इंक्लूड करके लिखना है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कम ही वे फॉरवर्ड लिखा है, बहुत बड़ा नहीं लिखा, बहुत ज्यादा तरीके नहीं लिखे। आपको बस ये 3-4 बातें पता होनी चाहिए। इसमें जो भी पॉइंट्स वहां पे डिस्कस करेंगे आप उनको एज इट इज यहाँ पे यूज कर सकते हो, अगर पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम पे क्वेश्चन आए। और अगर स्पेसिफिकली मनी लॉन्ड्रिंग पे आए या फिर साइबर क्राइम पे आए तो आप उनके पॉइंट स्पेसिफिकली भी यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने ज्यादा बर्डन नहीं दिया, यहाँ पे बस 3-4 बातें लिखी, बहुत ज्यादा नहीं लिखी ऑर्गेनाइज क्राइम। बाकी जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे तो आपके पास इतने सॉल्यूशन होंगे कि आप खुद ही लिख दोगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पून फीडिंग कम की है और कम ही रटने की बात कही है कि कम रटो प्लीज। रटने के लिए बहुत चीजें हैं, यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। सबसे पहले मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एक्सपर्टीज। ऑर्गेनाइज क्राइम को टैकल करने के लिए इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। देखो सेम टेररिज्म वाली बातें हैं, कुछ अलग नहीं है। आपको पता हो कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है तो उसका इंटेलिजेंस होगा तभी पता चलेगा ना। मान लो जैसे अड्डे होते हैं, इनके अड्डे होते हैं, अब अड्डों का इंटेलिजेंस ही नहीं पता तो कैसे उसको टैकल करोगे? तो आपको मिलिट्री प्लस इंटेलिजेंस की एक्सपर्टीज चाहिए। ये सबसे बड़ा वे फॉरवर्ड है, सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। डेवलप एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी इन न्यूट्रलाइज टेररिस्ट ग्रुप, पनिशिंग इंडिविजुअल बाय परमिटिंग ग्रुप्स टू एग्जिस्ट इन दी काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक है, क्योंकि लिंकेजेस है तो आपको देखो, अब मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल समझो। अगर ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसको फ्यूल मिल रहा है कहां से? टेररिज्म से। अगर टेररिज्म को कॉम्बेट कर दिया तो ऑर्गेनाइज क्राइम की गर्दन तो अपने आप टूट जाएगी ना। ये बात समझ आ रही है? तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम को टैकल करने के लिए अलग सॉल्यूशन होंगे। अरे टेररिज्म को सॉल्व कर लो, जो टेररिज्म में पड़े हैं ना वो भी तरीके यूज कर सकते हो इस आंसर में। बात समझ आ रही है? इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिख रहा, एक एक सेपरेट के। यूज करने वाला बच्चा टेररिज्म से भी उठा लेगा और आगे जो डिटेल में पढ़ेंगे वहां से भी निकाल लेगा। ये बात समझ आ रही है? बिकॉज ऑर्गेनाइज क्राइम को टैकल करने के लिए आपको टेररिज्म को टैकल करना पड़ेगा, बिकॉज इनका बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस है।
ठीक है, अब इन दोनों के नेक्सस को कैसे तोड़ना है, मैं उसका भी एक तरीका, आज जो पूरी क्लास होगी वो उसी पे होगी, अभी मैं एक एनालिसिस करूंगा, तो फिर वहीं से भी समझ आ जाएगा कि इनके बीच में कनेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये बात को समझो, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट ही लिखे हैं, प्लीज समझना इस बात को। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एक इंपॉर्टेंट है, आप टेररिस्ट ग्रुप्स को, सपोर्ट नेटवर्क को जो है पकड़ो, इंटेलिजेंस वही सेम बात है। अर्ली इंटरवेंशन करो, टेररिस्ट ग्रुप को इफेक्टिवली क्रश कर लो। देखो सारा टेररिज्म के ऊपर पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए कुछ अलग वे फॉरवर्ड नहीं है, प्लीज ये दिमाग में पहली चीज रखो। टेररिज्म को खत्म कर दोगे, ऑर्गेनाइज क्राइम अपने आप खत्म हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ये बात समझ आई। तो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हें टेररिज्म को ही, वही पॉइंट्स को यूज करना है अपने आंसर्स में। फिर लीगल फ्रेमवर्क, टाडा, मोका, गैंगस्टर एक्ट, ठीक है, इस टाइप के यूएन कन्वेंशन, ये सब हम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया इसको, बिकॉज मेरे को बस तुम्हें बताना था इसलिए बताया है, बट मैं इसके साथ नहीं हूं। मेन जो है, मुझे तुम्हें आगे के पॉइंट्स बताने हैं, और मैं तुम्हें वही बताऊंगा कि कैसे जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसी को यूज करना है इन आंसर्स में। फाइन विद दिस? ठीक है, तो तुम अगर मान लो इस पीपीटी को नहीं भी पढ़ो ना, इस वाली पीपीटी को, तो कोई तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। क्लियर, ये बात समझ आ रही है? फाइन विद दिस? क्लियर? ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे, जो मेरा आज का मुद्दा है सबसे इंपॉर्टेंट। अब मैं उस मुद्दे पे आऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा एक डिस्कशन करना चाहता हूं। पहले मैं वो डिस्कशन करूंगा, उसके बाद फिर मुद्दे पे आते हैं। अब ध्यान से सुनना इस एनालिसिस को, प्लीज सब लोग। ये समझ गए तो आगे की पूरी क्लास समझ गए, ये नहीं समझे तो पूरी क्लास कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक तरफ मैं लिख रहा हूं टेररिज्म, ठीक है, स्लैश में लिख रहा हूं एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, एक तरफ मैं लिख रहा हूं ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, इन दोनों का एक लिंक है, इन दोनों का एक लिंक है, एक ब्रिज है, इस ब्रिज को समझो। ये ब्रिज किस चीज से बना हुआ है, इस एनालिसिस को समझना। ये ब्रिज बना हुआ है पैसे से। बात समझ आ रही है? ये पैसा कहां से आ रहा है? ब्लैक मनी। ये ब्लैक मनी कहां से आ रहा है, इस ब्लैक मनी को जो है वो किस तरीके से यूज किया जा रहा है, उसके लिए एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं, ये बात समझ आ रही है? ये लिंक समझ आया? अगला टॉपिक का लिंकेजेस, ये लिंक समझ आया सबको? अगर तुमने मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म कर दिया, अगर तुमने ब्लैक मनी को खत्म कर दिया, तो तुमने टेररिज्म के ऊपर भी जीत पा ली और तुमने ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर भी जीत पा ली। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? क्योंकि तुमने कमर तोड़ दी इन दोनों की। इनकी कमर क्या है पता है तुम्हें? पैसा। और ये पैसा कैसे यूज हो रहा है? ये पैसा यूज हो रहा है थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। अगर तुमने मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल कर लिया, जो भी ये मनी लॉन्ड्रिंग बला है, मुझे नहीं पता क्या है, तुम्हें भी नहीं पता अभी तक कि ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, बट जो भी ये बला है मनी लॉन्ड्रिंग, अभी तक इतनी बात समझो कि अगर तुमने इसको टैकल कर दिया, तो तुम्हारा ऑर्गेनाइज क्राइम टैकल हो गया अपने आप, और तुम्हारा टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म अपने आप हो गया। बिना पैसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं चलता। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आई? आगे का सेशन का तुम्हें अब एक हिंट मिल गई है, एक आगे का तुम्हें प्रोसीजर समझ आ गया है कि हम ये मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ क्यों रहे हैं। अब सवाल उठता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या बला है? यही सवाल है, यस और नो? ये समझ आया सबको डायग्राम? ये डायग्राम सबको समझ आया? अगर ये समझ आ गया तो तुम्हें कंटेंट के लिए भागना नहीं है, बस एक कनेक्शन समझ आ गया तो तुम्हें बस उन्हीं को यूज करना है अपने आंसर्स में। क्लियर? अब सुनो, ये बला क्या है मनी लॉन्ड्रिंग, इसको समझो। मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक। एक पॉलिटिकल पार्टी से एग्जांपल लूंगा मैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है एक मैकेनिज्म है, उसको तैयार, उसको एज ए एग्जांपल यूज करूंगा टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मैंने सुना है एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उस पॉलिटिकल पार्टी में क्या है, अगर कोई भी, मान लो, मान लो ये पार्टी है एक्स, ठीक है, कोई बंदा जो है इसमें आता है, और समझो आने से पहले अगर मान लो वो क्रिमिनल है, ठीक है, कोई उस पर चार्जेस है, ठीक है, वो करप्ट है,
ठीक है। जैसे ही अगर वो इंसान इस पार्टी में आता है, कोई भी पार्टी एग्जांपल, ठीक है, तो सुना है इस पार्टी का एक इनहेरेंट फीचर है कि वॉशिंग मशीन वाला, बात समझ आ रही है, कि वो जो है बड़ा ही साफ सुथरा निकल के आता है, बात समझ आ रही है, उसके ऊपर के सारे चार्जेस अपने आप हट जाते हैं। तुमने कभी ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सुना है? सबने सुना होगा, यस और नो? हम नाम नहीं लेंगे इस पॉलिटिकल पार्टी का, कुछ नहीं लेंगे, जस्ट एक्सप्लेन करेंगे कि कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे करप्ट आदमी जो है जैसे ही यहां से इस मशीन में गया, वो लॉन्डर हुआ, मतलब उसकी लॉन्डरिंग हुई, उसकी धुलाई हुई, सफाई हुई, बड़ा व्हाइट व्हाइट होके निकला। गया तो ब्लैक था, बात समझ आ रही है, लेकिन यहां पे व्हाइट होके निकला, बात समझ आइए। सेम यही कॉन्सेप्ट है मनी लॉन्ड्रिंग का। अब इसको समझाता हूं, मनी लॉन्ड्रिंग को जस्ट अप्लाई करता हूं इसी बात को समझाने के लिए, कि मान लो, यहीं पे बनाता हूं, मान लो ये है मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, लॉन्डर हो रहा है, इस लॉन्ड्रिंग में गया, इससे पहले जो पैसा था वो था ब्लैक, समझ आ रही है बात? जैसे ही उसको लॉन्डर कर दिया, उसकी धुलाई कर दी वॉशिंग मशीन में, ठीक है, उसके बाद वो पैसा जो है वो क्या हो गया? व्हाइट हो गया। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आई? ये एग्जांपल समझ आया सबको? अब सवाल उठता है कि भैया ब्लैक का पैसा व्हाइट कैसे हो गया इस लॉन्ड्रिंग, इस मशीन के अंदर? सवाल सबसे बड़ा ये है, ध्यान से सुनना मेरा सवाल, अब मेरा सवाल बहुत अच्छे से सुनना। ये व्हाइट भैया क्या सच में व्हाइट है? ये दिख व्हाइट रहा है? ये बात समझ आ रही है? तुम लोगों ने मुझसे क्या सवाल पूछा कि भैया ये व्हाइट जो पैसा दिख रहा है, क्या सच में ये व्हाइट है? ये व्हाइट नहीं है, ये सिर्फ दिख व्हाइट रहा है। मुझे ये बताओ, ये जो इंसान था, जो हमने ये एग्जांपल यूज किया यहां पे एक्सप्लेन करने के लिए, क्या इंसान अभी भी करप्ट है या करप्ट दिख नहीं रहा? ध्यान से सुनना बात, क्या इंसान करप्ट है? यस और नो? है। पर क्या दिख रहा है ये करप्ट? नो। अब दिख नहीं रहा वो, बट वो करप्ट तो है, अभी भी करप्ट है, लेकिन वो दिख नहीं रहा। सेम वही एप्लीकेशन यहां पे, कि ये जो ब्लैक है, ये लॉन्डर होने के बाद व्हाइट अपीयर हो रहा है। इस वर्ड को यूज करना, अपीयर, समझ आ रही? ये जस्ट अपीयरेंस इसका व्हाइट हो गया, ये व्हाइट नहीं है, एक्चुअली में ये ब्लैक है, लेकिन ये अपीयर कैसे हो रहा है? ये व्हाइट हो रहा है। ये बात समझ आ रही है? सो मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस जिसमें एक इलीगल कमाए गए पैसे, ब्लैक मनी जो है, वो अपीयर होता है कैसा? व्हाइट मनी, एक लेजिटिमेट मनी। एक इलेजिटिमेट मनी, आपका लेजिटिमेट मनी अपीयर होता है। ये बात वर्ड अपीयर पे जरूर ध्यान रखना, ये एक्चुअली में लेजिटिमेट मनी नहीं है, बट ये अपीयर होता है कैसा? इस पैसे का अपीयरेंस कैसा है? एक लेजिटिमेट अपीयरेंस दिखता है। तो ये एक तरीके से आंखों को ओझल कर देता है। मतलब समझो कि आंखों को ओझल करने का मतलब हिंदी का मुहावरा है कि हमें मतलब पता नहीं चलता कि यार ये पैसा तो है तो ब्लैक, बट ये दिख कैसा रहा है? ये दिख रहा है व्हाइट। इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, दिस इज द मनी लॉन्ड्रिंग। किस किस को समझ आई वो थम्स अप कर दो। फिर आएंगे, अब इंटेलेक्चुअल वाली बातें बाद में करते हैं, पहले देसी भाषा से कोई कॉन्सेप्ट को समझो। ये है देसी भाषा में समझा हुआ कॉन्सेप्ट। अब आते हैं थोड़ी इंटेलेक्चुअल वाली बातें, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस, ध्यान से सुनना भाई, डेफिनेशन यही रट जाएगी ध्यान से सुनोगे तो। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द अपीयरेंस, वर्ड अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, that large amount of money obtained from the serious crimes such as drugs trafficking, terrorist activity originate from the legitimate activity originates from a legitimate source. This presentation explore mechanism, हम इस प्रेजेंटेशन में ये देखेंगे, बट बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जो आपको एक पैसा जो आपने इलीगल तरीके से कमाया है वो अपीयर होता है एक लेजिटिमेट सोर्स। ऐसा लगता है कि ये ओरिजिनेट फ्रॉम ए लेजिटिमेट सोर्स। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई सबको? बहुत सिंपल डेफिनेशन रट गई यहाँ पे मेन वर्ड है अपीयरेंस। इस वर्ड को याद रखना हमेशा, अपीयरेंस। इट सीम्स that it is come from the, it's originate from the legitimate source, but in actual sense it is not a legitimate money at all, it earned through the illegal means। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब सवाल उठता है कि भैया ये मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस होता कैसे है, हमें भी बताओ कि हम भी थोड़ा इलेजिटिमेट मनी जो है उसको लेजिटिमेट कर लें। थोड़ा प्रोसेस तो समझाओ, यस और नो? चलो भाई तुम्हें प्रोसेस सिखाते हैं कि कैसे
ब्लैक को व्हाइट करना है। क्लियर? सीखोगे भाई सब ब्लैक को व्हाइट कैसे करना है? चलो सीखते हैं। इसका 3 स्टेप प्रोसेस है। कौन सा स्टेप है? 3 स्टेप प्रोसेस, ध्यान से समझना। 3 वर्ड याद रखने हैं, PLI, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, आपकी स्कीम है PLI स्कीम, यस और नो? PLI स्कीम सुनिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, GS3 में सुनोगे, अगर अभी नहीं सुनी तो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सेम PLI वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पे है। P से है प्लेसमेंट, L से है लेयरिंग, I से है इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट वर्ड को समझो कि हमें पैसे को प्लेस करना है। आज समझ आ रही है? कुछ नहीं रटना, मेरी क्लास में तो कुछ नहीं रटना, सिर्फ वर्ड से ही सीखना है सब कुछ। प्लेसमेंट मींस हमने पैसे को प्लेस किया। प्लेस कहां किया? कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उस पैसे को डाला। ध्यान से सुनना, द लॉन्डर इंसर्ट द डर्टी मनी इनटू लेजिटिमेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अ कैश, जो भी है। ठीक है, दिस इज अ रिस्कीएस्ट स्टेज, सबसे रिस्कीएस्ट स्टेज है। अब तुम्हें लग रहा हो कि भैया यार ये इलीगल मनी इतना सारा एक साथ कैसे डाल दिया? ये भी टुकड़ों टुकड़ों में डालता है। बात समझ आ रही है? ये समझो, इसको ऐसे मत समझना कि मान लो 50 करोड़ रुपए एक साथ ही एक बैंक में डाल दिए। नो, टुकड़ों में हो रहा है, मतलब प्लेसमेंट कर रहा है पहले, उसके टुकड़े टुकड़े करके, जो भी XYZ, एक प्लेसमेंट प्रोसीजर है। सबसे पहले प्लेसमेंट होता है एक लीगल चैनल के अंदर। क्लियर है ये बात? एक लार्ज कैश ऑफ अमाउंट आर कॉन्स्पिशियस एंड बैंक मस्ट रिपोर्ट हाई लेवल वैल्यू ट्रांजेक्शन, मतलब एक रिस्की स्टेज है। अगर यहां से निकल गया तो फिर लॉन्डर इजी है। ठीक है, तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में पहले उसको घुसाना है। ठीक है, सबसे पहले एक लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन में उसको घुसाना है। कैसे घुसाएंगे? मतलब ठीक है, उसको टुकड़ों टुकड़ों में घुसा दिया। ठीक है, जैसे मान लो इनकम टैक्स में ना शो हो, जितनी लिमिट है उतने उतने पैसे डलवाए, जो भी है। ठीक है, पहले प्लेसमेंट करना है। फाइन विद दिस? ये प्रोसेस समझ आया? प्लेसमेंट सिंपल, प्लेसमेंट मतलब पैसे को प्लेस करना है, प्लेसमेंट करना है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट स्टेप, PLI की L मतलब लेयरिंग। अब क्या करेगा? मनी सेंट थ्रू वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू चेंज इट्स फॉर्म। अब लेयरिंग मतलब क्या है? मेरी बात सुनो, लेयरिंग मतलब परत, परत चढ़ानी है उसके ऊपर। इसका मतलब मान लो कभी कोई भी चीज को हम लेयरिंग करते हैं तो उसकी फॉर्म चेंज होती है, यस और नो? मिठाई है, मिठाई के ऊपर लेयरिंग्स करते हैं तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, अलग दिखने लग जाता है, यस और नो? तो जैसा होता है वैसा नहीं होता, सीधी सी बात है। लेयरिंग मतलब आपको उसके ऊपर परत चढ़ानी है। परत चढ़ाओगे तो जैसे ही नई परत चढ़ाओगे तो सुंदर दिखने लग जाएगा, यस और नो? जैसे मान लो ये एग्जांपल है, ये मोबाइल एग्जांपल जो भी है। ठीक है, इसके ऊपर तुम अगर स्क्रीन गार्ड, उसके ऊपर जो भी चीज लगाओगे XYZ, ठीक है, उस पर एक परत चढ़ा दी, इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। हम शायद पुराने मोबाइल के ऊपर भी नया स्क्रीन गार्ड लगाते हैं XYZ, उससे नया बन जाता है क्या? नहीं बनता क्या? ठीक है, तुम लेदर का लगाओ, तुम किसी का भी लगाओ, उसकी फॉर्म चेंज होती है। अब हमें क्या करना है? इस पैसे को, जो कैश है, ये मनी जो है, इस मनी की फॉर्म चेंज करनी है। और फॉर्म बहुत सारी हो सकती है। कैसे? आप उसको डॉलर में कर सकते हो, आप उसको क्रिप्टो में कर सकते हो, उसको क्रिप्टो का रूप दे सकते हो। ठीक है, बेसिकली लोग क्या करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। क्या करेंगे? इससे बहुत महंगी महंगी चीजें खरीदेंगे, हाई वैल्यू आइटम। तुम्हें लगता होगा कि यार ये महंगी महंगी चीजें कौन खरीदता होगा? बोट्स है, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स है, एरोप्लेन है, ये पागल नहीं है ऐसे ही खरीद रहे हैं। डायमंड्स है, ठीक है, बहुत रेयर रेयर चीजें होती है ना, बहुत महंगी होती है, अरबों में करोड़ों में। ठीक है, ये खरीदते हैं। इससे खरीदेंगे पहले, इस पैसे से हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करके कोई महंगी चीजें खरीदेंगे। एक ये तरीका हो सकता है। क्रिप्टो खरीद सकते हैं, ठीक है, कुछ भी खरीद सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज है, या फिर इस टाइप के जो हाई वैल्यू आइटम्स है उनको खरीदा जाता है। क्लियर? अब एक तरीके से जैसे ही तुमने हाई वैल्यू कर दिया तो पीछे वाला ट्रांजेक्शन कट हो गया कि ये पैसा कहां से आया। ठीक है, वो खत्म। अब आपने बोट ले लिया, बोट दिखेगी। बात समझ आ रही है? अब क्या होगा? मनी री एंटर्स मेन स्ट्रीम इकोनॉमी। इंटीग्रेट करना है, अब इस पैसे को वापस से इंटीग्रेट करना है। Money re-enters mainstream economy in legitimate looking form. The criminal can now use the money without getting caught if no documentation exists from the previous stage. ठीक है, ये लेयरिंग में मैं तुम्हें बताता हूँ होता क्या है। पहले इसको मनी है, इसको फॉर्म चेंज करके क्रिप्टो में करेंगे। फिर क्रिप्टो को जो है अलग अलग जो है डिनोमिनेशन में, तो 10 जगह 10 अकाउंट में डालेंगे। फिर उन 10 अकाउंट से जो है एक अकाउंट से कोई बोट खरीदी जाएगी, कोई डायमंड खरीदा जाएगा, कोई कुछ खरीदा जाएगा। फिर उनसे आगे जो है उसकी रीसेलिंग हो जाएगी बोट की। फिर वापस उस पैसे से कुछ और आगे कुछ चीज खरीदी जाएगी। ये बात समझ आ रही है? इतना सिंपल नहीं है, ये बहुत दिख रहा है आपको। लेयरिंग मतलब आपको इतनी परतें चढ़ा देनी है, इतना ट्रांजेक्शन कर देना है कि वो जो ओरिजिन वाला जो ट्रांजेक्शन है, ये जो प्लेसमेंट वाला जो ट्रांजेक्शन है, ये दिखे ही ना, यहां तक कोई पहुंच ही ना पाए। इसलिए अगर तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी, मैं तुम्हें बताता हूँ, पेमेंट बैंक सुना है? एयरटेल पेमेंट बैंक और ये वो XYZ। जैसे ही मान लो कभी तुम्हारे साथ कभी कोई फ्रॉड हुआ होगा, कि किसी आसपास के साथ, रिलेटिव के साथ किसी का फ्रॉड हुआ होगा, तुमने देखा होगा वो पैसे जैसे ही फ्रॉड वाले तुम उसके बैंक अकाउंट में डलाते हो, जैसे ही डलवाते हो, ठीक है, वो पैसे इतने ज्यादा वो रिपीटेटिव आगे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलता। वो पहले मान लो एयरटेल का पेमेंट बैंक में जाए, ठीक है, कोई भी पेमेंट बैंक में जा सकता है। बेसिकली वो ये पेमेंट बैंक
इस टाइप की छोटी छोटी चीजें जो है ना, इनको यूज करते हैं। ठीक है, वहां से एक वॉलेट में जाएंगे, अमेजोन पे के वॉलेट में जा सकते हैं, एक वॉलेट में पैसे खरीद लिए जाएंगे, फिर उस वॉलेट से कुछ चीज खरीद ली जाएगी, बात समझ आ रही है, फिर उसको रीसेल कर दी जाएगी कहीं पे, मान लो कुछ भी ऐसी हाई वैल्यू चीज, बात समझ आ रही है। जैसे तुम्हें पता होगा कि जो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इनमें गोल्ड भी खरीदा जाता है, ये सर नो, गोल्ड के कॉइन्स खरीद सकते हो ना आप? नहीं खरीद सकते। उस गोल्ड के कॉइन को मान लो फिर कोई दुकानदार को बेच दिया, वहां से वापस कैश ले लिया, उस कैश को वापस आगे कुछ कर दिया, इतनी लेयरिंग कर दी, इतनी लेयरिंग कर दी कि उसका जो ओरिजिन जो सोर्स है उसको खत्म कर दिया। उसके बाद उसको वापस उस पैसे को मेन स्ट्रीम में डाला जाता है, बात समझ आ रही है। और बाद में ये जो मनी लॉन्ड्री वाला पैसा है, ये मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का पार्ट होता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट इसका कंसर्न है कि ये पैसा आज अगर हमारी इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा ब्लैक मनी का है। अगर तुम सारा ब्लैक मनी को एक बार निकाल दोगे, एक बार अगर तुमने उसको निकाल दिया, तुम्हारी इकोनॉमी एकदम डाउन चली जाएगी, तुम्हारे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट सब खत्म। बात समझ आ रही है? कितना पैसा ऑलरेडी डला हुआ है, उसने एक फॉल्स डिमांड क्रिएट की हुई है मार्केट के अंदर। और तुम सोचो, जैसे ही तुमने ये मनी लॉन्डर, ब्लैक मनी एक बार इकोनॉमी से निकाल दिया, एक अचानक निकाल दिया, तुम्हारे सारे शेयर मार्केट जिसकी इन्फ्लेट मनी है, मतलब उनके रेट इन्फ्लेटेड है, आज मान लो कोई 90 लाख रुपीज का, 1 करोड़ का, 1 CR कोई फ्लैट है, उस फ्लैट का रेट क्यों है ज्यादा? क्योंकि क्या करते हैं ये मनी लॉन्डर, पैसे से रियल एस्टेट में पैसा जाता है, आप लोगों को पता होगा। सबसे ज्यादा ब्लैक मनी से लोग खरीदते क्या है? रियल एस्टेट में तो जा रहा है, ये सर नो, या तो गोल्ड में जाएगा, रियल एस्टेट में जाएगा, आजकल नया फॉर्म है क्रिप्टो करेंसीज, ये सब में पैसे जाएगा। इसलिए रियल एस्टेट में अगर तुम लोगों ने देखा होगा, रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा करप्शन है, ये सर नो। कच्चा पक्का चलता है वहां पे, ऐसे बोलते हैं, कच्चे में कितने दोगे, पक्के में कितने दोगे, बात समझ आ रही है? कच्चा पक्का समझते हो क्या? कच्चा मतलब इलीगल मनी, पक्का मतलब लीगल मनी। कच्चा पक्का बोला जाता है भारतीय इंडियन लैंग्वेज में अपने, यहाँ पे ये नहीं होता लेजिटिमेट इलेजिटिमेट, यहाँ कच्चा पक्का चलता है, बात समझ आ रही है? सो रियल एस्टेट जितने बिल्डर्स है और है, ये सब है, ये सारा पैसा इतना, क्योंकि सब इसमें जो है काफी ज्यादा एक लार्ज चंक ऑफ, आप कह सकते हो ब्लैक मनी होती है, ये बात समझ आ रही है? सो मुझे कोई अब एक एक आंसर दे दो, सिर्फ एक आंसर, मुझे आप लोगों से एक आंसर चाहिए। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आज हमारी इकोनॉमी के अंदर है या नहीं है, या फिर वो एक अलग पैसा है? क्या वो एक अलग पैसा है या वो इकोनॉमी का पार्ट है? इकोनॉमी का पार्ट है, यस और नो? क्लियर है ये बात? ये बात अगर तुमने समझ आ गई ना, तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, यूपीएससी की थीम क्या होगी, कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का इकोनॉमी के साथ उसको इंटरलेट करके क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ आ रही है? बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग से आपकी इकोनॉमी को ही नुकसान है। इसको समझेंगे, इस पर बात करेंगे, बट मोटा मोटा आपको कॉन्सेप्ट से ही समझ आना चाहिए। अगर तुमने ये पीएलआई समझ लिया, तो तुम्हें समझ आ गया कि इकोनॉमी के अंदर का ही ये पैसा है, जो कि ब्लैक मनी, हमारी इकोनॉमी के अंदर ही ब्लैक मनी है, पर वो हमें दिख कैसा रहा है? एज अ व्हाइट मनी। ये बात याद रखना। ये एनालिसिस किस किस को समझ आया? मनी लॉन्ड्रिंग समझ आई? कोई डाउट? मुझे कोई ये बता दो कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को रटना पड़ेगा। सबको डिफिकल्ट लगता है थोड़ा सा ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला? ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लोग है ना ये पढ़ते ही नहीं है, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। ठीक है यार, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है, छोड़ दो, बट बहुत सिंपल है, बस जस्ट समझो। अब मुझे बताओ, इसको रटने की जरूरत है क्या? प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, इतना ही गेम है। प्लेसमेंट मतलब पैसे को प्लेस करना है, एक बैंक में डालना है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डालना है। उसके बाद इस पैसे के ऊपर लेयरिंग करनी है, बहुत सारी लेयरिंग। ठीक है, ऐसे डायग्राम बना सकते हो जैसे मैं बना रहा हूं, तुम्हें लग रहा है कि ये ऐसे ही है, ये एक लेयरिंग हो गई, इसे बोलते हैं लेयरिंग। पैसे के ऊपर इतनी लेयर आ गई, फिर आपका ये पैसा, फिर इस पैसे को इंटीग्रेट करना है आपको अपनी इकोनॉमी के साथ, इकोनॉमी का पार्ट बनिए। समझ आई बात? फाइन विद दिस? क्लियर? यहां तक सबको अगर पीएलआई क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं, तो बताओ फटाफट थम्स अप करो, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो एक सेकेंड रुको, आज बहुत लाइट जा रही है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब सुनो, एक नया तरीका बता रहा हूं। ये पीएलआई थोड़ा पुराना हो गया है, बहुत सालों से चल रहा है। ठीक है, ये पीएलआई बहुत सालों से चल रहा है, ये तो हमें दिमाग में रखना है। एक नया तरीका आया है, राउंड ट्रिपिंग। क्या आया है? राउंड ट्रिपिंग। भैया थोड़ा ये राउंड ट्रिपिंग भी समझा दो। चलो भाई राउंड ट्रिपिंग समझाते हैं, पहले राउंड ट्रिपिंग को समझो, ध्यान से सुनना भाई कहानी। वर्ड है राउंड ट्रिपिंग। ठीक है,
इसको समझो, राउंड मतलब गोल घूम रहा है, और ट्रिप हो रहा है मतलब ट्रिप कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना। हो क्या रहा है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, और ये मान लो कोई आइलैंड है, ठीक है, मान लो मॉरिशियस, ठीक है, ये मॉरिशियस है, ये इंडिया है, ठीक है। अब क्या है, क्या हो रहा है, इसको पहले मैं तुम्हें लैंग्वेज में समझा देता हूं, ठीक है, या फिर पहले चलो तुम डायग्राम से समझो, फिर आगे लैंग्वेज में बात करते हैं। चलो, इंडिया, मान लो इंडिया में पैसे कमाए गए इलीगल मीन से। क्या किया गया, ध्यान से सुनना। स्टेप वन, पहले क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर पैसे जनरेट किए गए, पैसे कमाए गए थ्रू इलीगल मीन्स, मतलब ब्लैक मनी, ठीक है, समझ आ गई बात। यहां पे ब्लैक मनी अब हो सकता है ट्रैफिकिंग से, नारकोटिक्स से, कैसे भी करके यहां पे पैसा कमाया गया, पैसा कमाया गया, पैसा कमा लिया इंडिया के अंदर, क्लियर। अब यहां पे मॉरिशियस में इस पैसे को भेजा गया, ठीक है, मॉरिशियस में इस पैसे को भेजा गया, ये पैसा गया मॉरिशियस, ध्यान से सुनना, ठीक है। भैया ये पैसे गया कैसे, ये तो बता दो, ऐसे कैसे चला गया, तो तुम लोगों ने कल ही पढ़ा है हवाला, समझ आई बात, हवाला से ये पैसा गया, ठीक है, हवाला समझ आ गया, ये भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, हवाला। और यहां पे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज क्राइम करके पैसे जनरेट किए गए, ब्लैक मनी जनरेट किया गया हवाला के थ्रू, ये मॉरिशियस एक आइलैंड के अंदर पैसे गए। इस मॉरिशियस को बोलते हैं, मतलब मॉरिशियस जैसी कंट्री को बोलते हैं, मॉरिशियस हो सकती है, और भी काफी आइलैंड नेशन है, ठीक है, उनको बोलते हैं टैक्स हेवन। क्या बोलते हैं, ठीक है, टैक्स हेवन बोलते हैं। अब व्हाई दे आर कॉल्ड एज टैक्स हेवन, दो कारण है। एक तो इधर टैक्स कम है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। दूसरा, यहाँ पे लॉज भी काफी स्ट्रिंजेंट नहीं है, लॉज भी काफी बहुत ही सिंपल लॉ है। तो दो चीजों से टैक्स हेवन बनता है, नॉट ओनली टैक्स कम है बट ऑल्सो लॉज भी यहाँ पे काफी स्ट्रिंजेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल, ठीक है, लॉज है, कॉम्प्लिकेटेड लॉज नहीं है, सोफिस्टिकेटेड लॉज नहीं है, क्लियर है, ठीक है। ये पैसा यहाँ पे हवाला के थ्रू गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे बनाई एक कंपनी, एक बनाई कंपनी, क्या बनाई, एक शेल कंपनी। इस कंपनी को क्या बोलते हैं, शेल कंपनी। कीवर्ड्स याद रखने हैं आपको, शेल कंपनी। रुको थोड़ा कलर चेंज कर दें, ये है शेल कंपनी। शेल मतलब खोखला, सीधी सी बात है, वर्ड देखो कितने सुंदर सुंदर सोच के रखे हैं। शेल कंपनी मतलब खोखली कंपनी, एक ऐसी खोखली सी कंपनी बना दी, क्लियर है, फाइन। अब ये खोखली कंपनी क्या करेगी, ये खोखली कंपनी के पास पैसा है, यस और नो, सारा ब्लैक मनी इस खोखली मनी के पास है, कंपनी के पास है, शेल कंपनी के पास है। अब ये शेल कंपनी क्या करेगी, इंडिया के अंदर एफडीआई करेगी, ठीक है, एफडीआई क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बात समझ आ रही है, ये कंपनी कहां की है, इंडिया की है क्या, पहले ये बताओ, ये कंपनी कहां की है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, ये कंपनी कहां की है, इंडिया की है या मॉरिशियस की है, एम लिखो या आई लिखो, मॉरिशियस की है तो एम लिखो, इंडिया की है तो आई लिखो। ये कंपनी कहां की है, कहां पे रजिस्टर्ड है, मॉरिशियस में रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। ये रजिस्टर्ड कंपनी जो भी मॉरिशियस के अंदर है, ये करेगी एफडीआई इंडिया के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्लियर। मान लो इसने कोई दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, जो भी है कंपनी, इसकी पेरेंट कंपनी हो सकती है, कोई अदर कंपनी हो सकती है, जो भी है जो इसके तरीके के काम करती है, ठीक है। इस कंपनी में जैसे ही पैसे जो है उसने एफडीआई किया, तो ये बिजनेस करेगी कंपनी, ये और नो, एफडीआई किया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट आया है तो इससे पैसे कमाया जाएगा, ये और नो, प्रॉफिट अर्न होगा, ये और नो, बात समझ आ रही है। प्रॉफिट होगा तो इसको इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, ये और नो, बात समझ आ रही है, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो लिखो यस, नहीं देना पड़ेगा तो बोलो एन, कमेंट पे लिखो यस, अगर इसको इंडिया में पैसा देना है, प्रॉफिट कमाया है तो टैक्स लिखना पड़ेगा, तो लिखो वाई, और अगर नहीं देना पड़ेगा तो लिखो नो, एन लिखो फटाफट, वाई या एन, लिखो भाई सब लोग। भाई मुझे कमेंट नहीं आ रहे यहाँ पे, वाई तो भाई क्लास सुनो, जो ये लिख रहे हैं क्या लिखना है, ध्यान अगर इधर उधर है तो प्लीज मत देखो क्लास, प्लीज सुनो ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं, यस या नो। यस और नो का मतलब क्या है, कि अगर इंडिया के अंदर ये जो कंपनी है, अगर ये जो एफडीआई से कंपनी बनी है, इससे जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, समझ आ रही है बात,
ये प्रॉफिट का इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा इस कंपनी को, यस या नो? सुनो सब लोग ध्यान से, तभी मैंने कहा था बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए इस चीज को समझने के लिए। यस या नो, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए पैसे? ये कंपनी देगी कि नहीं देगी पैसा? यस, ठीक है, यस यस यस। यहीं पे तुम फंस गए। ऐसी थोड़ी इतना जोर दिया मैंने, ठीक है, क्लास के अंदर जोर दिया, प्रेशर बनाया तो ताकि तुम यस बोलो, ठीक है, और मैं फिर तुम्हें कह दूं नो, तुम्हारा आंसर गलत है। नो, समझ आई बात? नो, ये याद रखना बात, ये तो सरासर चीटिंग है। यस, इस कंपनी का कोई मतलब, इस कंपनी को नहीं देना पड़ेगा, इस कंपनी को एफडीआई आया है, प्रॉफिट जनरेट किया, और ये इसी मतलब पेरेंट कंपनी है, ये शेल कंपनी, ये भी शेल है, ये इधर शेल है, ठीक है। ये अपना ओरिजिन क्या बताएगी, ये क्या कहेगी, सुनो, एफडीआई। अब इसमें होता क्या, ध्यान से सुनना, यही शेल कंपनी यहाँ पे होगी, यहाँ भी इसकी शेल कंपनी है। होगा क्या, एक कॉन्सेप्ट होता है वर्ल्ड के अंदर, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस सिस्टम, डबल टैक्स अवॉइडेंस सिस्टम ऐसे करके होता है, ठीक है, सुना है किसी ने ये वर्ड सुना है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस सिस्टम की दो जगह पे टैक्स नहीं लगेगा। ये कंपनी जब, जो भी इसकी शेल कंपनी है, इसका ओरिजिन ये दिखाया जाएगा कि ओरिजिन तो ये मॉरिशियस में है, ये कंपनी तो मॉरिशियस की है, ये बात समझ आ रही है? ठीक है, ये कंपनी यहाँ की है, तो ये टैक्स यहाँ पे क्यों भरे, इसके प्रॉफिट तो जहां की है वहां पे भरेगी ना। तो क्या करेगा, ये अपना प्रॉफिट जो है, जो प्रॉफिट कमाएगा, उसका टैक्स जो है वो इंडिया में नहीं फिल करेगा, इंडिया में नहीं भरेगा, ये टैक्स भरेगा यहाँ मॉरिशियस में, जहां पे टैक्स है ही नहीं, ना के बराबर। तो इसका, ये तो वही बात हुई कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, ये बात समझ आ रही है? सांप भी मर गया बट लाठी भी नहीं टूटी, बिकॉज एक सिस्टम है कि दो जगह पे टैक्स नहीं दे सकते, जहां पे हो, जिस कंपनी के आप हो वहां पे आप टैक्स दोगे, ये बात समझ आ रही है? यही कॉन्सेप्ट गूगल के टैक्स पे चलता है, गूगल टैक्स, फेसबुक टैक्स, वो अपने टैक्स वहां पे भरती है, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, क्योंकि यूएस की कंपनी है मान लो, या फिर एप्पल की कंपनी, एप्पल है, वो वहां पे टैक्स भरती है। यहाँ तो मिनिमम, अब जो एक गूगल टैक्स लगाया था हमने, हमने कहा कि यार तुम कमा इंडिया से रहे हो, समझ आ रही है बात? एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तुम लोगों ने गूगल टैक्स सुना होगा कभी, जो ई कॉमर्स पे लगता है एडवर्टीजमेंट में, ठीक है, गूगल कंपनी जो है जो एडवर्टीजमेंट करती है, गूगल एड्स, सुना होगा। तो गवर्नमेंट जो है गूगल टैक्स लेके आई थी 2018 के आसपास शायद, और अभी ट्रंप की सरकार बनने से पहले, मतलब ट्रंप से मिलने से पहले जब मोदी जी गए थे, तो आपको अगर याद हो तो गूगल टैक्स हटा दिया था, याद आ रही है? जस्ट टू अपीज द ट्रंप, वो एक अलग बात है। बट ये टैक्स क्या था, इसका सिस्टम क्या था, कि जो यहाँ के जो पेरेंट कंपनी है, मतलब गूगल है, तो गूगल की तो रजिस्टर्ड तो यूएस में है, तो अपना जो भी प्रॉफिट होगा उसका पैसा तो वहां दे रही है। तो इंडिया कहती है कि भाई कस्टमर तो सारा बेस यहाँ पे है, तो कुछ तो टैक्स हमें भी दो, तुम सारा टैक्स वहां पे दे रहे हो, हम क्या कमाएंगे? बात समझ आ रही है? तो एक मिनिमम टैक्स लगाया था गूगल टैक्स करके, 6% का टैक्स था ये ई कॉमर्स के ऊपर, ठीक है। अब हालांकि वो भी हटा दिया, बट एक ऐसा टैक्स था, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट इंडिया कहती है, मतलब ये कंट्री कहेगी कि यार तुम सारा धंधा यहाँ कर रहे हो, कस्टमर हमारा, मार्केट हमारा, लेकिन हमें क्या मिला, कुछ भी नहीं। बात समझ आ रही है? अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या कि एक राउंड ट्रिपिंग हुई कि नहीं हुई, यहां से पैसा गया, ये इनलीगल पैसा था, ये व्हाइट हुआ, यहाँ पे एक शेल कंपनी हुई, शेल कंपनी ने व्हाइट तरीके से एफडीआई किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट हुआ, उस इन्वेस्टमेंट का एफडीआई आया है, तो एफडीआई है तो वही, जहां से एफडीआई आया है वहां पे इसका टैक्स होना चाहिए, तो जहां से आया है वहां पे टैक्स भरेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं भरेंगे। चलो, हुआ कि नहीं हुआ? ये राउंड ट्रिपिंग एक नया तरीका दिख रहा है तुम्हें? समझ आ रही है बात? तो ऐसी एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, और आई थी, तुम लोगों ने सुना होगा, इतनी शेल कंपनीज है और है, कैसे राउंड ट्रिपिंग होती है, ठीक है, सब लोग राउंड ट्रिपिंग करते हैं, मोस्टली बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है राउंड ट्रिपिंग हो रही है, बात समझ आ रही है? ये ऐसे ब्लैक का पैसा व्हाइट होके यहीं पे आ रहा है, पर गवर्नमेंट को पैसा मिल ही नहीं, और ये पैसा इकोनॉमी के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है, इतना ज्यादा इंटीग्रेट है, इतना घुल मिल गया है कि आप जैसे इसको निकालोगे आपकी इकोनॉमी ध्वस्त, डाउन, खत्म, टाटा बाय बाय। क्लियर? बात समझ आई? तो राउंड ट्रिपिंग का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आएगा, इस टाइप के डायग्राम प्लीज अपने, प्लीज 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 अपने आंसर्स में बनाइए। क्लियर? समझ आई बात? ठीक है, अब आपको इन सारी चीजों से, पीएलआई से, राउंड ट्रिपिंग से, राउंड ट्रिपिंग को चलो थोड़ा सा वर्ड्स में समझा देता हूं। ब्लैक मनी जनरेटेड इन इंडिया इज ट्रांसफर टू द टैक्स हेवन कंट्रीज, ठीक है, हमने बात की, अ कंपनी सेटअप इन अ टैक्स हेवन विद दिस ब्लैक मनी, एक कंपनी सेटअप हुई, मनी रिटर्न्स टू इंडिया एज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अर्न्ड आर टेकन बैक टू द टैक्स हेवन विदाउट पेइंग इंडियन टैक्सेस। सेम यही बात मैंने बोली, जो बात यहां लिखी हुई है, कुछ अलग लिखी है?
जो मैंने बोला वही है सेम, ठीक है। तो ये है राउंड ट्रिपिंग, इसको यूज करना है आंसर में। इस कंपनी को लिख लो, इस कंपनी को बोलते हैं शेल कंपनी। सबको समझ आया? समझ आया तो फटाफट थम्स अप कर दो, ठीक है। चलो अब मैकेनिज्म क्या है, एक्सप्लॉइट लूप होल्स ऑफ द कैपिटल एंड द स्टॉक मार्केट्स, यूज प्रोमिसरी नोट्स, ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट्स, टेक एडवांटेज ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, मैंने बात की थी इसकी, इसी का ये एडवांटेज ले रहे हैं। एंड डॉक्यूमेंटेड, एक डॉक्यूमेंट्री है इसके ऊपर, सुनना, अगर तुम्हें इस राउंड ट्रिपिंग को अगर समझना है तो एक डॉक्यूमेंट्री है, बता रहा हूं, अ थिन डिवाइडिंग लाइन बाय जर्नलिस्ट प्रणय जॉय गुवा, ठीक है, जो भी नाम है, थिन डिवाइडिंग लाइन, एक डॉक्यूमेंट्री है, अगर राउंड ट्रिपिंग को समझना है कैसे होती है। फाइन विद दिस। अब शायद तुम लोगों को सीरीज थोड़ी अच्छी समझ आएगी, जो क्रिमिनल वाली, डोन वाली, ऑर्गेनाइज क्राइम वाली जो है, तुम्हें अच्छे से समझ आएगा ये हवाला क्या होता है, चीजें क्या होती है, इंटरनल सिक्योरिटी। फाइन विद दिस, क्लियर? ये क्लियर है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एक अलग कॉन्सेप्ट की, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। ये तो हमने राउंड ट्रिपिंग से मनी लॉन्ड्रिंग देखी, अब ट्रेड से भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ट्रेड से कैसी होती है उसको समझो। ये होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ठीक है। कैसे हो रही है? ओवर या अंडर इन्वॉइसिंग, इन्वॉइसिंग कर रहे हो आप, ठीक है, आप अंडर इन्वॉइस कर दिया, ठीक है, आपने ओवर इन्वॉइसिंग कर दिया, तो मिस रिप्रेजेंटिंग द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू ट्रांसफर एडिशनल वैल्यू बिटवीन इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। क्या करेंगे? एक नकली इंपोर्टर होगा, एक नकली एक्सपोर्टर होगा, सीधा सीधा समझो, एक नकली इधर होगा, एक नकली उधर होगा, गुड्स भेजेंगे, ठीक है, कई बार गुड्स भेजते हैं, मान लो 10 रुपए का गुड्स है, ठीक है, उस पे उसको कहेंगे कि ये 100 रुपए का गुड्स है, ठीक है, 90 रुपए उसको इन्फ्लेट कर दिया, ओवर प्राइसिंग कर दी, ठीक है, इस 90 रुपए का मान लो थोड़ा सा चार्ज दे दिया, टैक्स दे दिया, एग्जाम्पल, ठीक है। तो मुझे बताओ, जैसे ही टैक्स इसका फिल कर दिया, मान लो इसके 9 रुपए टैक्स दे दिया, 89 रुपीज अपने आप लीगल हुआ कि नहीं हुआ, वाइट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। वो चीज एक्चुअली में थी तो 10 की ना, बात समझ आ रही है? आपने 10 में खरीदी, बट ये वाला जो 89 रुपीज है, अब आप 89 रुपीज को लीगल बता सकते हो, जो आपके इनलीगल पैसे थे उसको लीगल कर सकते हो कि हाँ भाई हमने 89 पैसे इसमें से कमाए हैं, रुपीज कमाए हैं। ये बात समझ आई? ओवर इन्वॉइसिंग, अंडर इन्वॉइसिंग, ये बात समझ आ रही है? 81, सॉरी 81 रुपीज आपने जो कमाए हैं, ये बात समझ आई? ये भी एक तरीका है ट्रेड से मनी लॉन्ड्रिंग करना, 10 रुपए की चीज को 100 रुपए दिखाना, 100 रुपए की चीज को 10 रुपए दिखाना, कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकते हैं दोनों तरीके से। मल्टीपल इन्वॉइसिंग, बहुत सारी मल्टीपल इन्वॉइसिंग से भी तरीका हो सकता है कि इशूइंग मोर देन वन इन्वॉइस, ठीक है, सेम ट्रेड ट्रांजेक्शन के 10 बना दिए, ठीक है, 10 को लीगल दिखा दिया, ये भी एक तरीका है। ओवर एंड अंडर शिपमेंट, ये भी हो सकता है, मान लो 10 किलो का ही सामान भेजा, 10 केजी का ही सामान भेजा, दिखाया वहां पे कि हमने 100 केजी का सामान भेजा, ठीक है, उससे भी पैसा वाइट हो गया। फॉल्स डिस्क्रिप्शन, कई बार तो गुड्स बेचते ही नहीं है, बस ऐसे ही कह दिया मुंह जबानी कि यहाँ पे शिपमेंट में ही ये चीज दिखा दी, मतलब इन्वॉइसिंग ही बना ली कहीं ना कहीं। ये सॉरी, इसको बोलते हैं, मैं जो ये बता रहा हूं मैंने थोड़ा एक्सप्लेन समझा दिया गलत। ओवर एंड अंडर शिपमेंट में क्या होता है? ओवरस्टेटिंग या अंडरस्टेटिंग क्वांटिटी ऑफ गुड्स बीइंग शिप्ड, इन एक्सट्रीम केसेस एक फैंटम शिपमेंट होता है, इन्वॉल्व्स नो एक्चुअल गुड्स बट परचेज्ड डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन हो गया कि भैया इतना केजी जो सामान जो है, इतना टन जो है सामान जा रहा है, एक्चुअल में सामान जा ही नहीं रहा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है कि सामान गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं फैंटम शिपमेंट। क्या बोलते हैं? फैंटम शिपमेंट, ये कीवर्ड्स यूज करने हैं आंसर में। फैंटम शिपमेंट्स जो है इसको बोलते हैं, गुड्स ही नहीं भेजे, सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन में आ गया कि हमने इतना सामान भेज दिया और उसमें सामान है ही नहीं, और उस पैसे के ऊपर थोड़ा सा टैक्स दे दिया और हो गया काम खत्म। और तुम्हें पता होगा इंडिया के अंदर जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के बहुत कम चार्जेस है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इन सब में तो एक्सपोर्ट पे 0 जीएसटी है, अगर आपको सही सही बताऊं तो बात, तो टैक्स भी नहीं, ठीक है, मनी लॉन्डर भी हो गया। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आई सबको? तो ये एक तरीका है, एक फॉल्स डिस्क्रिप्शन। कभी फॉल्स डिस्क्रिप्शन देते हैं क्वालिटी कि मान लो 10 रुपए मीटर का कपड़ा है, ठीक है, उसको दिखाएंगे 500 रुपए मीटर का कपड़ा, ठीक है, क्वालिटी फॉल्स डिस्क्रिप्शन, ये भी एक तरीका हो सकता है। क्लियर है? तो ये जो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग है, ये किसमें होता है? मोस्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले धंधे में। बात समझ आ रही है? ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला गेम है, वहां पे ये मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग होती है, TBML बोलते हैं इसको। क्लियर? तो एक हमने देख लिया ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, एक हमने देख लिया राउंड ट्रिपिंग, एक हमने देख लिया ट्रेडिशनल वे, PLI वाला, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। इस लेयरिंग के अंदर क्रिप्टो हो सकता है, ऑनलाइन बेटिंग गेम्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जितने तुम ब्लॉकचेन से बनी टेक्नोलॉजी और जो जो तुम सोच सकते हो, सब तरीके की चीजें, ठीक है, वो सब इस लेयरिंग का पार्ट है। तो तुम लिखना अपने आंसर में कि लेयरिंग मोस्टली, तुम जब अपने पॉइंट लिखोगे ऑनलाइन गेम्स को बंद क्यों किया,
उसमें स्पेसिफिक पॉइंट लिखोगे मनी लॉन्ड्रिंग, और मनी लॉन्ड्रिंग में क्या लिखोगे कि लेयरिंग वाले प्रोसेस के अंदर ऑनलाइन बेटिंग गेम्स को यूज किया जा रहा है। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आई सबको? ठीक है, इतना तह तक चीजें समझो, कटने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बताओ, जो मैंने अभी तक बातें बोली है सच सच बोलना, दिल पे हाथ रख के, कुछ उसमें रटने की जरूरत है? ये सब दिमाग में एकदम सेट हो गया, फिट है या नहीं है? फिट हो गया ना? कोई रटने की जरूरत है? समझ आई बात? क्लियर? ठीक है, चलो। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, ध्यान से समझो। सोशल इफेक्ट्स क्या है? क्रिमिनल एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे, भाई मनी लॉन्ड्रिंग होगी तो क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। इंक्रीज फ्रॉड, फ्रॉड को इंक्रीज करेंगे। कॉर्पोरेट एम्बेल्समेंट, ये भी हो सकता है। मोर ड्रग्स ऑन स्ट्रीट्स एंड ड्रग्स रिलेटेड क्राइम, लो इन्फोर्समेंट रिसोर्सेज स्ट्रेच बियॉन्ड मीन्स, लॉस ऑफ मोरल अमंग दी लेजिटिमेट बिजनेसेस, उनका मोरल कम होगा कि नहीं होगा कि यार वो देखो 2 दिन में करोड़पति बन गया और हम देखो यहाँ पे कब से घस रहे हैं। बात समझ आ रही है? उसका मोरल डाउन होगा, सोसाइटी में ये मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसे तुम लोग बताओ, जो ये लोग 10 रुपए से 360 रुपए कमा रहे हैं, तो बताओ मेरे जैसे लोग जो ये बात सुन रहे हो तो ये सोचेंगे कि यार मैं तो ऐसे ही पूरे दिन सुबह शाम ऐसे ही बोलता हूँ, पूरा गला दर्द होता है, सर दर्द होता है, आंखें दर्द हो रही है लाइटों के कारण, ठीक है, हार्डवर्क ये वो, मैं सोचूंगा यार वो ठीक है, 10 के 360 बन रहे हैं, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ? मेरा मोरल डाउन होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा कि नहीं होगा? तुम लोगों का नहीं होगा कि हम क्यों तैयारी कर रहे हैं, 8-8 9 9 घंटे 10 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये लोग ठीक है 10 के 360 बना रहे हैं हाई विन ऐप पे, जो भी XYZ, मोरल डाउन होगा ना? सो मोरल बिजनेस का डाउन होता है, लेजिटिमेट बिजनेस का। सबको लगता है कि यार ये गलत काम वाले जल्दी पैसे वाले बन जाते हैं। समझ आई? इसके अलावा क्या होता है सोशल इफेक्ट्स? सोशल इफेक्ट्स, सुसाइड्स अभी यूज कर सकते हो, जो गैम्बलिंग वाला, जो बेटिंग वाला ऑनलाइन गवर्नमेंट ने बंद किया है, उसके कारण सुसाइड्स रेट बढ़ रही थी, वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हो रहा था, और कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का एक सोशल इफेक्ट हो सकता है सुसाइड रेट बढ़ना, केओस होना सोसाइटी में, ठीक है, मोरल डाउन होना लेजिटिमेट का, ड्रग्स रिलेटेड क्राइम को बढ़ना, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़नी, क्राइम्स बढ़ने, ट्रैफिकिंग जैसे जो भी है, जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम है वो सब बढ़ेंगे। मैंने तुम्हें क्या कहा था? अब वापस मेरी इसी स्लाइड को याद करो, इस स्लाइड को याद करो, वापस यहीं पे आ रहा हूं। अगर मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल किया तो क्राइम अपने आप बंद होंगे, और सेम वाइस वर्सा, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइज क्राइम भी बढ़ेगा, ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ेगा तो टेररिज्म भी बढ़ेगा। ये लिंक समझ आया जो मैंने सबसे पहले क्लास में शुरुआत की थी? समझ आई बात? तो अगर जैसे ही टेररिज्म कम होगा, ऑर्गेनाइज क्राइम भी कम होगा, साथ में मनी लॉन्ड्रिंग भी कम होगी। मनी लॉन्ड्रिंग को कम करोगे तो ऑर्गेनाइज क्राइम भी कम होगा, टेररिज्म भी कम होगा। बात समझ आई? सब जड़ है मनी लॉन्ड्रिंग। समझ आई बात? क्लियर? ठीक है, ये बात समझ आई? इकोनॉमिक इफेक्ट्स सिर्फ समझो। इकोनॉमिक इफेक्ट में एक बात याद रखनी है हमेशा, कि ये इकोनॉमी का पार्ट है। अगर ये इकोनॉमी का पार्ट है, अब पॉइंट सोचो क्या है? क्या एक फॉल्स डिमांड क्रिएट करेगा मार्केट के अंदर? यस और नो? सप्लाई ज्यादा है तो एक डिमांड भी तो क्रिएट होगी। यस और नो? पैसे ज्यादा है मार्केट के अंदर क्योंकि ब्लैक मनी इसके अंदर है। बात समझ रही? डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी। यस और नो? डिमांड बढ़ेगी चीजों की, फॉल्स डिमांड क्रिएट होगी। बात समझ रही? क्योंकि पैसे हैं मार्केट में। क्लियर? तो फॉल्स डिमांड क्रिएट होगी, ये याद रखना बात। फॉल्स डिमांड अगर क्रिएट होगी तो जिससे क्या नुकसान है? बिजनेसेस को नुकसान है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में तो नुकसान है। एक्चुअल पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक हमें समझ ही नहीं आएगी कभी। कितना पैसा रियल एस्टेट में, कितना पैसा गोल्ड के अंदर, कितना पैसा क्रिप्टो में, कितना पैसा कहीं पे ऑलरेडी इंटीग्रेट है सोसाइटी के अंदर। उसके अलावा बताता हूं, मुझे बताओ, अगर जिसने पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से कमाया है और वो एक फेक बिजनेस शुरू कर रहा है, तो उस, और मान लो कि उस बिजनेस से वो मनी को लॉन्डर कर रहा है, एग्जाम्पल, इस बात को ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कि मान लो कोई कंपनी है जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, ठीक है, और वो झूठे कुछ प्रोडक्ट्स बेच रही है, मान लो कुछ प्रोडक्ट्स बेच रही है ABCD, ठीक है, और एक जेन्युइन बंदा है, वो भी ये ABCD जो है वो प्रोडक्ट बेच रहा है। इस बंदे को प्रोडक्ट इसलिए बेचना है बिकॉज इसको मनी को लॉन्डर करना है, साफ करना है कि ये लेजिटिमेट तरीके से मैं कर रहा हूँ। मुझे बताओ, क्या ये प्रॉफिट का ध्यान रखेगा? कॉस्ट की बात करेगा, प्रॉफिट की बात करेगा? ये तो शायद जो चीज 100 रुपए की होगी, जिसकी कॉस्टिंग होगी, ये 90 रुपए में भी बेच देगा। ये सर नो? ठीक है, सुनो इस बात को कि फॉल्स डिमांड क्रिएट हो रही है। क्लियर? फॉल्स डिमांड बहुत
बड़ी चीज है ये फॉल्स डिमांड। और दूसरा, मान लो ये प्रॉफिट का ध्यान ही नहीं रखेगा, ये 90 रुपए में चीज बेच देगा। अब अगर ये 90 में बेचेगा, बताओ इससे कौन खरीदेगा? जो लेजिटिमेट बिजनेस है, खरीदेगा क्या? ये बात समझ आ रही है? इससे कोई नहीं खरीदेगा। तो ये लोकल बिजनेसेस को भी खतरा है, लोकल स्मॉल बिजनेसेस को भी मनी लॉन्ड्रिंग से खतरा है। मैंने तुम्हें एनालिसिस करके दिखाया, समझ आई? 2 पॉइंट बताए, एक तो फॉल्स डिमांड का, दूसरा लोकल बिजनेसेस को खतरा है। उसके अलावा बताओ, और बताओ। अनटैक्स्ड मनी, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, क्योंकि तुमने देखा मनी लॉन्ड्रिंग में तो टैक्स ही बचा लेते हैं लोग। तो क्या टैक्स रेवेन्यू, जो ग्रोस रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, क्या उसको नुकसान है? टैक्स रेवेन्यू को नुकसान है, गवर्नमेंट को जो टैक्सेशन आता है उसको नुकसान है। तीसरा पॉइंट होगा टैक्सेशन। ये पॉइंट्स लिख लेना, शायद पीपीटी में ना हो। ठीक है, ये रहा, लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू अफेक्टिंग पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, ये देखो, ये रहा, सडन डिसअपीयरेंस ऑफ मनी कॉजिंग फाइनेंशियल सेक्टर कोलैप्स, ये मैंने बात की है। एरर्स इन द इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रॉम द आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड सेक्टर्स, इन्फ्लेटेड, तो इकोनॉमिक पॉलिसी में भी एरर्स आएंगे। इन्फ्लेटेड हो रखे हैं, मान लो रियल एस्टेट है, इन्फ्लेटेड है। ये सच बताऊं तो घर के पैसे, प्रॉपर्टी के पैसे इतने है ही नहीं, बट पैसे इन्फ्लेटेड है, तो इससे इकोनॉमिक पॉलिसी में नुकसान है, इकोनॉमिक पॉलिसी में नुकसान है। डेवलपिंग कंट्रीज बियर द बर्न्ड ड्यू टू द वीकर रेगुलेशन, इनके रेगुलेशन नहीं है, तो इनकी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग नुकसान है। और मैंने एक पॉइंट बोला है, लेजिटिमेट स्मॉल बिजनेसेस कैन नॉट कम्पीट विद द लॉन्ड्रिंग फ्रंट्स। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट मैंने और बोला है, वो क्या है? क्या है? फॉल्स डिमांड क्रिएट करता है मार्केट के अंदर। बात समझ आई? अब तुम्हें पॉइंट वाइज पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का क्या फर्क होता है हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पे, हमारी इकोनॉमिक्स पे, कंट्री की इकोनॉमिक्स पे मनी लॉन्ड्रिंग का क्या नुकसान है। तुम लोग आंसर लिख सकते हो, 5-6 पॉइंट आ गए तुम्हारे पास। इसके अलावा 1-2 पॉइंट तुम लोग बता दो कमेंट में, और क्या हो सकता है इससे? जो सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मैंने 5-6 पॉइंट बताए, 1-2 पॉइंट तुम लोग बता दो थोड़ा। और क्या लगता है तुम्हें, इकोनॉमिक्स में क्या नुकसान होगा, और क्या नुकसान हो सकता है? एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई फर्क पड़ेगा? एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगा? स्टार्टअप्स आएंगे कि नहीं आएंगे? स्टार्टअप्स ग्रो ही नहीं हो पाएंगे। बात समझ आ रही है? और जब आपका इस टाइप का मनी लॉन्डर पैसा होगा, इन्फ्लेटेड होगा और होगा, तो रिस्क होगा कंट्री में, तो एफडीआई भी कम होगी, आपकी स्टेबिलिटी नहीं होगी कंट्री के अंदर। जब स्टेबिलिटी नहीं होगी, प्राइस फ्लक्चुएशन आएंगे और आएंगे, तो एफडीआई भी कम होगा। और सेविंग्स पे क्या नुकसान होगा? लोग पैसा सेव करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे? क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इन पे कुछ कुछ हो सकता है? क्या हो सकता है? सोचो। इंटरेस्ट रेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें इकोनॉमिक्स के एंगल पे सोचना है, जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसको सोचो, आंसर मिलेगा। अगर पैसा ज्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ। जब इन्फ्लेटेड पैसा है, यस इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक्स में क्या खतरा होगा? लोगों का महंगाई बढ़ गई। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या होता है? इंप्लॉयमेंट भी बढ़ती है। ये तो चलो एक अच्छा वो वाली बात है, उसको छोड़ दो, वो वाला यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंप्लॉयमेंट भी बढ़ती है। ठीक है, मैं हाइपोथेसिस की बात नहीं कर रहा, बट ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, इंप्लॉयमेंट पे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि घटेगा? मनी लॉन्ड्रिंग अगर पैसा होगा, वैसे तो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है क्योंकि ब्लैक मनी है ना, बट मान लो सडनली अगर निकाल दिया पैसा, फिर क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, मास ले ऑफ, यस और नो? ऐसे सोच सकते हो। क्लियर? तो तुम्हारे पास 7-8-9-10 पॉइंट हो गए लगभग, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का क्या फर्क होता है इकोनॉमिक्स में। कुछ रटने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें कुछ नहीं रटाया, तुम्हें सिर्फ इकोनॉमिक्स समझनी है कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है। इन्फ्लेशन होता है, बिजनेसेस होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई होती है, यस और नो? और क्या होता है? और क्या होता है? ये देखो, रेवेन्यू होता है, टैक्स होता है, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग होती है, प्लानिंग होती है। ठीक है, जो जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस आता है उन सबको कनेक्ट कर दो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ, तुम्हारे पास सब पॉइंट्स हो जाएंगे। इतने पॉइंट हो जाएंगे तुम लिखते लिखते थक जाओगे। बस तुम्हें कनेक्ट करना आना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग से होगा क्या, क्योंकि तुमने अब इतना डिटेल में एक्सप्लेन समझ लिया है ना, अब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी कनेक्शन बिठाने में। आएगी क्या? क्योंकि अंदर तक तुम्हें मनी लॉन्ड्रिंग समझ आ गई कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। अब तुम तैयार हो गए हो मनी को लॉन्डर करने के लिए। समझ गए बात? ठीक है, अब तो तुम्हारे एथिक्स के ऊपर है कि तुम करते हो कि नहीं। तैयार तो मैंने कर दिया। ठीक है, मैंने तुम्हें सब सिखा दिया है, एक कोर्स करवा दिया मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, शॉर्ट कोर्स। ठीक है, उस कोर्स को अब तुम यूज करो नहीं करो वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, थर्ड बैकअप, अब रोज बैकअप ही बनाते रहो। बात समझ आ रही है? अब रोज बैकअप ही बनाते रहो। कल गैम्बलिंग पे बैकअप बना रहे थे, बेटिंग पे, ऑनलाइन बेटिंग पे बैकअप बना रहे थे, अब आज मनी लॉन्ड्रिंग पे बैकअप बना रहे हो। ठीक है, कल साइबर थ्रेट से बैकअप बनाओगे।
है, फिर बॉर्डर एरिया तक पहुंचोगे तो वहां पे एक बैकअप बना दोगे कि चलो बॉर्डर में घुसेंगे, आतंकवादी बनेंगे, हैं? बात समझ आ रही है? चलो, अब मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन क्या करेंगे? एक एक्ट है पीएमएलए, नाम सुना होगा, पीएमएलए, पीएम को लाओ, पीएम मतलब प्रधानमंत्री को लाओ, ला, पीएमएलए, समझ रहे हो बात? ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, 2005 का एक्ट है, ठीक है, बहुत सारे ऑफेंसेस इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है, ये याद रखना बस। अब देखो इसमें पावर्स है, अलाउ फॉर सीजियर, अटैचमेंट ऑफ लॉन्डर्ड प्रॉपर्टीज, जो भी लॉन्डर्ड प्रॉपर्टीज है उसको अटैच करने की पावर है इसके पास। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट प्रोसीड ऑफ द क्राइम फ्रॉम प्रिडिकेट ऑफेंसेस, तो ईडी का रोल है, ईडी जो भी काम करती है वो पीएमएलए एक्ट से उसको पावर मिलती है, इसके थ्रू जो है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन क्या है इंडिया में? तुम लोग आए दिन न्यूज में पढ़ते हो, ईडी, ईडी आती है न्यूज में, न्यूज़पेपर में आए दिन ईडी पे न्यूज है कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले को पकड़ा, इसको पकड़ा। तो एक दो एग्जांपल अब है ना थोड़ा देखने शुरू कर दो, दो एग्जांपल अपने नोट्स में लिख के रख लो ईडी के ऊपर, कौन कौन से मनी लॉन्ड्रिंग के अभी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी शिल्पा शेट्टी चल रही है न्यूज में, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा 60 लाख की, 60 करोड़ की कंपनी, ऐसी कोई न्यूज में चल रही है शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, ठीक है, ये छोटे छोटे एग्जांपल है, यूज करो आंसर में, क्या दिक्कत है? क्लियर? पेनल्टीज, पेनल्टी लगा सकता है, इंप्रिजमेंट, ठीक है, ये तो बेसिक है। इंटरनेशनल कॉपरेशन कर सकता है इस एक्ट के अंदर, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी विद 26 कंट्री अनेबल रेपेट्रिएशन ऑफ एसेट्स फाउंड ओवरसी, तो उनको हम जो है सीज कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो 26 कंट्री के साथ हमने जो है वो साइन किया हुआ है कि मान लो वहां पे तुम्हारे यहाँ पे कोई मान लो कुछ खरीदा है तो हम उसको सीज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस भी है, जुडिशियल केसेस, पी चिदम्बरम वर्सेस ईडी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंसीलिंग इलीगल मनी सोर्सेज थ्रेटन नेशनल सॉवरेनिटी, ठीक है, ये इंट्रो बन सकता है, ठीक है। कभी भी तुम्हें मनी लॉन्ड्रिंग और उसमें लिखना हो पॉइंट, ठीक है, उसमें तुम लिख सकते हो कि जैसे इलीगल मनी को या मनी लॉन्ड्रिंग थ्रेटन्स नेशनल सॉवरेनिटी, मैं नहीं कह रहा कि कोई केस में कहा हुआ है, कौन सा केस? पी चिदम्बरम वर्सेस ईडी, इसको तुम इंट्रो कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अपने आर्ग्यूमेंट्स में भी कई बार इस केस को यूज कर सकते हो, जब भी तुम्हें ये बात कहनी हो कि नेशनल सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा, तो ये बात मैंने नहीं कही, ये केस में कही हुई है। फिर ऐसे ही विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि शेड्यूल ऑफेंस रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर दी प्रोसिक्यूशन बट नॉट फॉर दी प्रॉपर्टी अटैचमेंट, मतलब कहीं ना कहीं सीधी सीधी इतना याद रखो कि ऑफेंस रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है फॉर प्रोसिक्यूशन बट नॉट फॉर, मतलब प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ प्रोसिक्यूशन के लिए जरूरी है बट नॉट फॉर दी प्रॉपर्टी अटैचमेंट। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लो किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उसकी प्रॉपर्टी जो जो खरीदी है, तुमने देखा हुआ लेयरिंग के अंदर वो पैसे से सामान खरीदता है, यस और नो? डायमंड खरीदेगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा, गोल्ड खरीदेगा, तो अब उसको सीज भी तो कर सकते हैं, जितना सीजर इजी होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है पीएमएलए के अंदर, तुम इसको आंसर में यूज कर सकते हो कि प्रॉपर्टी को सीज करना, और किसमें? पीएमएलए में दिया हुआ है, इस केस को नीचे लिख देना, आंसर में एक पॉइंट बन गया, फाइन। और इंडिया में क्या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स है? अब एक इंस्टीट्यूशन है FIUIND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, इसको समझना ये क्या है। ये यूनिट क्या है? जैसे मान लो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा PLI, मैं देखो तुम्हें सब स्टैटिक से समझा रहा हूं, तुम्हें सब समझ आएगा कि यार हर चीज का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सॉल्यूशन कहां से है। पी में क्या है? पी में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर क्या है, मुझे बताओ, फटाफट बताओ, पी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर क्या है? कोई बताएगा तो मजे आ जाएंगे, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ध्यान से, प्लेसमेंट हो कहां रहा है वो सोचो। तो स्टेक होल्डर कौन है प्लेसमेंट के अंदर? बोलो, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, यस और नो? पी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। अगर तुमने इन स्टेक होल्डर के ऊपर काम कर लिया, ठीक है, अगर इन स्टेक होल्डर को लगता है कि कोई भी पैसा जो है वो लॉन्डर हो रहा है, या इनको ऐसा कोई भी जो है वो स्केप्टिक हो जाए, कहीं पे इनको शक हो जाए, तो ये कहां पे रिपोर्ट करेंगे? उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए, बात समझ आ रही है? वो इंस्टीट्यूशन कौन है? वो इंस्टीट्यूशन है ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIUIND, एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, रिपोर्टिंग टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, ये आगे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करता है। इसको रिपोर्ट कौन करता है? बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। अगर उनको कहीं भी पैसे में कोई लगता है कि ये पैसा लॉन्डर्ड हो रहा है, तो ये कहां पे बताएगा? यहां पे बताएगा। अब तुम लोग क्या है, जब PLI समझ आ गया ना, तो तुम्हें लेयरिंग को तोड़ना है, भाई कोई भी चीज का सॉल्यूशन क्या है, उस प्रोसेस को समझ लो। प्रोसेस में क्या है? PLI है, ठीक है, एक एक को वार करो,
तुम्हारे पास एक एक का सॉल्यूशन आ जाएगा, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। तुम लोग क्या है इसको रटते हो। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में एक है ना FIU IND है, एक FIU IND है, FIU IND है। अरे भाई क्यों रट रहे हो, समझो उसका कोई एग्जिस्टेंस है, पागल थोड़ी है वो। ये इसी बस PLI पे सोचना है सब कुछ। प्लेसमेंट में बैंकिंग है, इस बैंकिंग वाले लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। लेयरिंग है तो लेयरिंग में हम क्या कर सकते हैं, लेयरिंग में जितने भी क्रिप्टो है और है उनको बैन, उनको रेगुलेट कर देंगे तो बच जाएंगे। इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सोचो। आंसर को रटने की जरूरत नहीं है, ये तो रटते रहो, आंसर रटते रहो। इन्हीं पॉइंट्स को इस तरीके से अरेंज करो अपने दिमाग में, ताकि तुम्हें चीजें कम से कम रटनी पड़े और ज्यादा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। फाइन विद दिस, क्योंकि यूपीएससी में सिलेबस बहुत बड़ा है, तुम सब कुछ रट नहीं सकते, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। क्लियर? तो तुम्हें समझ आ गया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का क्या रोल है, समझ आया? फाइन। नेक्स्ट है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी। इन्वेस्टिगेट करती है तो हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए भी चाहिए एक बॉडी, तो ईडी है उसके लिए। ईडी हैज रजिस्टर्ड इतने केसेस है, ठीक है छोड़ो। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, एक प्रिवेंशन PMLA एक्ट है, हमने देख लिया। फॉरेन एक्सचेंज फेमा, ये भी फेमा एक्ट है, ये भी इसी चीज के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तुम लोग फेमा फेमा सुनते होगे। उसके बाद बेनामी प्रॉपर्टीज ट्रांजेक्शन एक प्रोहिबिशन एक्ट है, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है 2015 में, ये भी एक लीगल हमारे पास है। तुमने देखा होगा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी है, यस और नो, उसको तोड़ो, तो बेनामी एक्ट बना दिया हमने, क्योंकि प्रॉपर्टी में बेनामी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उस पर भी हमारा एक्ट है। UAPA एक एक्ट है ही टेररिज्म से रिलेटेड, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम लिंक्ड है तो टेररिज्म भी लिंक्ड है, तो उसके लिए UAPA भी। समझ आ रही है बात? क्योंकि UAPA क्या करता है, वो कोई भी बॉडी को, जो कि ऐसे शेल कंपनी टाइप होगी, NGO होगा, चैरिटी होगा, बट उसके अंदर अंदर क्या होगा, मनी लॉन्डर हो रहा है, क्योंकि उनमें टैक्सेस नहीं होते, चैरिटी बेस्ड, और वो सब उस तरीके से दिखाते हैं अपने आप को, तो UAPA भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सब चीजें लिंक्ड है, बस तुम्हें सोचना है उसके बारे में। अब सुनो, एक इंपॉर्टेंट जो हमें आंसर में यूज करना है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, G7 ग्रुप ने बनाया है इसको, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका हेडक्वार्टर है आई थिंक पेरिस में, ठीक है, पेरिस में। OECD का जो हेडक्वार्टर है, उसी के साथ हेडक्वार्टर शेयर करता है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, G7 ग्रुप ने बनाया है, ठीक है। और ये फोर्स क्या करती है, ये टास्क फोर्स का काम है पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, ये आइडियल पॉलिसी मेकिंग करती है कि कैसे कोई भी कंट्री कैसे बच सकती है मनी लॉन्ड्रिंग से। तो ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाता है, हम उसी पॉलिसी फ्रेमवर्क को कॉपी करते हैं अपने कंट्री के अंदर, जो हमारे हिसाब से सुटेबिलिटी है उस हिसाब से हम एक कॉपी करते हैं और अपना लॉ बनाते हैं। तो हम लॉ कैसे बनाते हैं, FATF को देख के। FATF जो एक थिंक टैंक ऐसा समझो, एक टास्क फोर्स है, वहां से वो पॉलिसी बनाता है, हम उसी को कॉपी करते हैं वहां से, उस चीज को जिस कंट्री को जैसा लगता है उसमें से थोड़ा सा ऐड और चेंजेस मॉडिफाई कर देते हैं, बट उस तरीके से। तो ये लीगल असिस्टेंस भी देता है, एग्रीमेंट बनाता है, सिग्नेटरी जो है UN कन्वेंशन अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लैक एंड ग्रे लिस्ट। कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है आजकल यूपीएससी का ना, एक नया ट्रेंड है कि मेंस के टॉपिक्स में से वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन बना रहा है। आपसे कभी पूछ सकता है कि भाई ये ब्लैक और ग्रे जो लिस्ट है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग जो इंस्टीट्यूशन है उससे लिंक है, इसका कनेक्शन किस फॉलोइंग जो है, ये फॉलोइंग कुछ इंस्टीट्यूशंस है, बताओ IMF से रिलेटेड है, बताओ वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, FATF से रिलेटेड है। बात समझ आ रही है? इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी उसने पूछे हुए हैं। IMF का मान लो कोई पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम है, उसको पूछेगा, बताएगा, पूछेगा नीचे कौन सी इंस्टीट्यूशन से ये चीज जुड़ी हुई है, जैसे रैपिड ट्रांसफरिंग या रैपिड कुछ एक फाइनेंशियल सिस्टम है, वो किससे रिलेटेड है, तो IMF है, ऐसा करके क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी के। तुमसे पूछ सकता है ये ब्लैक एंड ग्रे लिस्ट जो है, ये किस इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड है, तुम्हें याद रखना है, उसका आंसर क्या होगा, FATF, ठीक है। अब ब्लैक लिस्ट में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक कंट्री होती है, ठीक है, जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अब मतलब कॉल ऑफ एक्शन इस पे लेना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं ब्लैक लिस्ट में डालते हैं उसको। ग्रे लिस्ट में जैसे अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग बहुत हो रही है, ठीक है, और थोड़ा सा मनी लॉन्ड्रिंग को कम करो। क्लियर? ठीक है। अब लास्ट, अब बात करते हैं रिकमेंडेशन टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। मैंने पहले भी कहा, मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना है तो ब्लैक मनी को कॉम्बैट करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट। ब्लैक मनी को अगर पकड़ लिया तो मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ ली, मनी लॉन्ड्रिंग को अगर पकड़ लिया तो टेररिज्म रुक जाएगा, टेररिज्म रुक गया ऑर्गेनाइज क्राइम भी कम हो जाएगा। ये सब लिंक्ड है, समझ आई बात? इस तरीके से आंसर में यूज करना है, इसके पॉइंट इधर कहीं भी यूज कर सकते हो। टेररिज्म में अब तुम सिर्फ, बात समझ आ रही है? अब देखो तुम, अब टेररिज्म का आंसर लिखोगे तो डेवलपमेंट और ये सब नहीं, अब तुम यहां से भी लिख सकते हो,
कि हमें टेरर फिनांसिंग को रोकना पड़ेगा, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना पड़ेगा, एक पॉइंट तुम्हारा अपने आप वहां पे जाएगा। जाएगा क्या यहां से? ये बात समझ आ रही है? ये दिमाग में रखना है। क्लियर? एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स बनाई थी, रिकमेंडेशन दिया उसने ब्लैक मनी को कैसे कर सकते हैं। तो बैन करो कैश ट्रांजेक्शन अबव 3 लाख। ठीक है, एक दो पॉइंट लिख देना आंसर में, अच्छा लगता है। ठीक है, एसआईटी की रिकमेंडेशन थी कैसे ब्लैक मनी को टैकल करें। मैंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करना है, ब्लैक मनी को टैकल करो। ब्लैक मनी को टैकल कैसे करना है? एसआईटी रिकमेंडेशन है या बैन करो कैश ट्रांजेक्शन अबव 3 लाख, मैक्सिमम कैश होल्डिंग लिमिट 10 से 15 लाख करो, बैंक को रिपोर्ट करो सस्पिशियस विड्रॉल्स अगर हो रहे हैं, एफआईयू को, एफआईयू मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। उसके बाद इनकम टैक्स, उसको देख लो, अमेंडमेंट कर दो ब्लैक मनी एक्ट पे फॉर अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स। तो कई लोग है ना फॉरेन, तुम लोग देखो कि महंगी महंगी पेंटिंग्स, और तुम लोग सोचते हो कि कौन खरीदता होगा, है? ये बात समझ आ रही है? महंगी महंगी पेंटिंग्स और ये वो चीजें कितनी होती है, छोटी छोटी चीजें। अब समझ आ रहा है कौन खरीदता है इनको? मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वही लोग खरीदते हैं, बट वो लोग भी खरीदते हैं, बात दिमाग में रखना है। बात समझ आ रही है? इसलिए तुम लोगों ने देखा होगा कि वो जो बहुत ज्यादा डोन है, पैसे वाले हैं और है, उनके यहीं पे तुम्हें ना 10-10 करोड़ की कोई जो है वो कैनवास मिलेगा। मिलेगा, हम तो नहीं लगाते। पहली बात तो अपने पास 10 करोड़ है ही नहीं। ठीक है, मान लो हो भी जाए तो भी अपने कैनवास मरी ना लेके आए, क्योंकि हार्ड एंड मनी है। 10 लाख 10 करोड़ रुपए की पेंटिंग लगा लोगे? बात समझ आ रही है? मान लो मैं इतना चिल्ला चिल्ला के जो है पैसे कमा रहा हूँ, इतना हार्ड वर्क करके, मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, तुम बताओ मैं 10 करोड़ की पेंटिंग खरीदूंगा? और हम लोग सोचते हैं उनके शौक है, ये है वो है। पता नहीं वो हो। सही बात है, पता इसको कैसे पता होगा? इतना भोला बच्चा है ना, भोले को कहाँ पता होगा कुछ। समझ आई? चलो ठीक है, स्ट्रेटेजिक मेजर्स। ठीक है, अब सुनो कुछ स्ट्रेटेजिक मेजर्स। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द एफएटीएफ फ्रॉम। तो एफएटीएफ हमने पहले ही देख लिया, उसके बाद स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करो। तो अच्छी पॉलिसी बना रहा है, अगर उसी को स्ट्रिक्टली अगर फॉलो कर ली तो तुम बच जाओगे। ठीक है, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन रिकमेंडेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, चेक अगेंस्ट मिसयूज। इंडिपेंडेंट एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करो। तो ईडी जो है वो अगर थोड़ा सा फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, इंडिपेंडेंट करे, ठीक है, पॉलिटिकल बायस ना हो, तो थोड़ा सा हम बच जाएंगे। जेन्युइन केस जो है प्रायोरिटाइज हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? पॉलिटिकल केसेस थोड़े कम हो जाएंगे, तो ये यूज कर सकते हो इंडिपेंडेंट एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। इसमें ईडी की बात हो रही है। स्ट्रेंथनिंग एविडेंस कलेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इंप्रूव फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मैकेनिज्म, इंटरेजेंसी कोऑर्डिनेशन। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने पिकेट अप्रोच में क्या देखा था? अब देखो पूरा अप्लाई करके दिखाता हूं। पी में क्या था? पॉलिसी। तो पॉलिसी कहां से आ रही है? एफएटीएफ। क्लियर? चलो तुम्हें 2 मिनट, मान लो जो लोग पिकेट के नए हैं, पहले पिकेट अप्रोच समझाता हूं। पिकेट क्या है? PICKET। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पिकेट। ठीक है, पी मतलब पॉलिसी, आई फॉर क्या है? इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस। ठीक है, सी से क्या है? कन्वर्जेंस ऑफ एजेंसीज। ठीक है, के से क्या है? नॉलेज एजुकेशन, उस चीज को एजुकेशन अवेयरनेस। ई क्या है? इकोनॉमी। टी क्या है? टेक्नोलॉजी। ठीक है, पॉलिसी से हो गया एफएटीएफ, याद ऐसे कर सकते हो। आई इंस्टीट्यूशन कन्वर्जेंस, ये सारी ईडी, एफआईयू, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन सबको एक साथ, इनके बीच में इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन हो चाहिए, वो पॉइंट हो गया। बात समझ आ रही है? टेक्नोलॉजी अरे में वो क्या यूज कर सकते हो? इंस्टीट्यूशन ही था, मतलब मैं है? लिख रहा था कि आई इंस्टीट्यूशन फिर सी से कन्वर्जेंस। ठीक है, चलो आई से इंस्टीट्यूशन, मान लो इंस्टीट्यूशन कर लो तो ईडी कर लो, यहाँ पे ईडी वाला पॉइंट आ गया कि इंस्टीट्यूशन बायस ना हो, वो ना हो। सी से हो गया कन्वर्जेंस, तो ये वाला पॉइंट आ गया, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज करना है। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो? इसमें यहाँ पे ये हो गया, कैश ट्रांजेक्शन को कम करो, डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करो, ये पॉइंट आ गया। क्लियर? अच्छा समझ आ रही है? बातें वही है, अगर ध्यान से समझो तो। ये बात समझ आ रही है? मैंने अप्लाई करके दिखाया तुम्हें पिकेट। ई मतलब इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स लेवल पे क्या कर सकते हो? इकोनॉमिक लेवल पे अब इन दोनों को पढ़ते हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ डीटीए मैकेनिज्म, एनहेंस डेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स, रियल टाइम कॉपरेशन, फॉरेन काउंटरफेट टू ट्रैक इलिसिट फाइनेंशियल फ्लॉज, प्लग ट्रिटी लूपहोल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग हो गया है। ठीक है, बट थोड़ा नॉलेजेबल सा लग रहा है तो तुम यूज कर सकते हो। फिर जुडिशियल ओवरसाइट एंड सेफगार्ड। ठीक है, जुडिशियल और प्रिवेंट आर्बिट्री एक्शन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये कमें नया मिल गया पॉइंट। उसके बाद ई से एजुकेशन, तो उसमें इफेक्टिव यूज ऑफ डीटीए यूज कर सकते हो। ठीक है, टी फॉर टेक्नोलॉजी, तो डिजिटल मनी, डिजिटल ट्रांजेक्शन, यूपीआई, इस टाइप को प्रमोट करो, कैश को कम करो।
क्लियर? ये हो गया पिकेट, 6 पॉइंट बन गए। बताओ बने कि नहीं बने? अब तुम्हें पिकेट हर जगह लिखना नहीं है, जस्ट पिकेट से फटाफट सोचना है कि आंसर को सोचे कैसे आंसर राइटिंग के टाइम। एक स्ट्रक्चर दिमाग में अगर होगा ना, फटाफट पॉइंट जनरेट करोगे, क्योंकि टाइम कम है यूपीएससी में। समझ आई बात? ठीक है, हर जगह कोशिश करो पिकेट को, पेस्टल को, इनको यूज करने की। और इस तरीके से दिमाग में अगर चीजें याद करोगे, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, नहीं तो रटते रहोगे, सिर्फ रटते रहोगे। सब बच्चे रट रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। चीजें समझ नहीं आती, कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, रटते हैं। ये कोई चीज नहीं हुआ, रट दो, खत्म। So money laundering remains a grave threat to India's financial stability and national security. While PMLA offers a strong legal framework, implementation requires enhanced international cooperation and strengthen institutional accountability. So this is all about money laundering. I hope आपको बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर सेट हो गया। अब बताओ, क्लास के बाद कुछ रटने की जरूरत है? बस पीपीटी को 2 बार रिवाइज करो, मैं तो उतना तो कहूंगा ही। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पीएलआई बिल्कुल क्लियर है, प्लेसमेंट क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, राउंड ट्रिपिंग क्या होती है, ठीक है, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, ओवर इनवॉइसिंग क्या होता है, फैंटम शिपमेंट क्या होता है। बात समझ आ रही है? कितने कीवर्ड्स बोले मैंने, यूज करो, आंसर में यूज करने हैं। इकोनॉमिक को मैंने पूरा बता दिया कि इकोनॉमिक्स पे क्या इसका इंपैक्ट होगा। जस्ट सोचो, अगर जब ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है तो सोचो कि कैसे, अगर ये इकोनॉमिक्स का पार्ट ही है तो तुम्हें क्या सोचना है कि पैसे की सप्लाई ज्यादा है, अब सप्लाई से होने वाली जो जो चीजें हो सकती है नेगेटिव, वो सारी इकोनॉमी पे इंपैक्ट है। यस और नो? ये बात समझ आई? इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे तो ये बात मेरी फिर और ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, जिसने नहीं पढ़ी। जब पैसे का ओवरफ्लो हो जाता है इकोनॉमी के अंदर, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, वो अगर सोच लिए तो तुम्हें मनी लॉन्ड्रिंग के रेप्रिकेशन, इकोनॉमिक सोवरेनिटी पे तुम पॉइंट्स अपने आप जनरेट कर सकते हो। तुम्हें कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। फाइन विद दिस, आई होप आपको सब समझ आया होगा। कल करेंगे बात साइबर सिक्योरिटी के बारे में। साइबर सिक्योरिटी एज ए ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर थ्रेट एज ए ऑर्गेनाइज क्राइम, सबसे बड़ा साइबर क्राइम न्यूज में है, हमेशा रहेगा, आगे जमाना इसी का है। तो प्लीज कल की क्लास और ध्यान से सुनना, वैसे ध्यान से सुनते हो और ज्यादा ध्यान से सुननी। फाइन विद दिस, मिलते हैं कल।